नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम हरियाणा बोर्ड की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है भारत एवं विश्व, उसके लेसन्स की फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, यानी अच्छे से उसको लाइन बाई लाइन पढ़ रहे थे। लेकिन बीच में आपके हरियाणा बोर्ड के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने के बाद हमने जो आपके SST की चारों बुक हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब का हमने फटाफट से क्विक रिवीजन किया था। तो आपके जो SST का एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर को आपका हो चुका है। तो अब हम दोबारा से हिस्ट्री की बुक के जो हमने 6 लेसन कर लिए थे, 3 लेसन आपके बचते हैं, तो अब इन तीनों को ही एक बार कंप्लीट करेंगे। तो स्वागत है आपका। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन नंबर 7 है ये, जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। इसके अंदर भाई हम जो अंग्रेजी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद था, भारत जैसे अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, उन सारी चीज़ों को हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उपनिवेशवाद पूरी दुनिया में फैला और किस तरह से जो है उन्होंने हमें अपना साम्राज्य बना लिया था। यहाँ उनका अंग्रेज़ों का जो है साम्राज्य यहाँ स्थापित हो गया था। 16वीं सदी में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक पुनर्जागरण हुआ। जैसे आपने 9th क्लास में का फर्स्ट लेसन था हिस्ट्री का, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, तो ठीक ऐसे ही यूरोप में भी जो 15वीं शताब्दी के बाद 16वीं सदी में जाके वहाँ भी पुनर्जागरण का एक दौर आया, जिसमें वहाँ के धर्म में जो बिगाड़ आ गए थे उसके अंदर सुधार हुए। और उसी का परिणाम था कि यूरोप के अंदर एक तो राजनीतिक पुनर्जागरण हुआ, सामाजिक रूप से पुनर्जागरण हुआ, यानी जो उनके समाज में दास प्रथा थी और 3 वर्गों में समाज बंटा हुआ था, उन सारी चीज़ों से वो उभरे, उससे उनको छुटकारा मिला। और धार्मिक रूप से, यानी जो धर्म में गड़बड़ें आई थी उनको ठीक किया, और धन के मामले में नहीं, आर्थिक रूप से भी वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए। इस जागरण से विश्व में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो अगर हम विश्व के इतिहास को देखें तो इस टाइम पीरियड को हम आधुनिक विश्व बोल देते हैं कि हम आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका नेतृत्व यूरोप ने किया। तो यूरोप के देशों ने इसका नेतृत्व किया कि यूरोप के अंदर ही सबसे पहले जो है आधुनिक युग की शुरुआत होती है, या कहें वहाँ पे एक तरह औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण होता है। इस जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड में खेती करने के जो तरीके थे और उत्पादन जो था खेती में, उसमें महान परिवर्तन हुए, जिससे वहाँ बड़ी मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, यानी वहाँ का उत्पादन बढ़ा। और जब भाई जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है कि या तो उसको हम उत्पादन को बेचें, या फिर उस कच्चे माल से हम कोई ना कोई नया प्रोडक्ट तैयार करें, तो हमें उद्योगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने माल को बेचने एवं अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए यूरोप के देश एशिया एवं अफ्रीका के विशाल भूभागों की तरफ जो आकर्षित हुए। तो उन्होंने अफ्रीका और एशिया के देशों को में जा कर के वहाँ अपनी जो फैक्ट्रियाँ लगाना और वहाँ लोगों को ये अपने सामान बेचना शुरू कर दिया। इन भागों पर अपना आर्थिक एवं राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का ये लोग प्रयास करने लगे। पहले वहाँ गए तो वहाँ के जो व्यापार वगैरह था उस पर कब्जा किया, और धीरे धीरे वहाँ की राजनीतियों पे कब्जा कर लिया, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर किया था। इसी आधिपत्य के प्रयासों को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का हम नाम देते हैं। तो ये इसी के आधार पर इसको हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का नाम इसको दिया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में, यानी इस लेसन में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, प्रस्तुत अध्याय में हम उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के जो कारण हैं कि उपनिवेशवाद क्यों हुआ, साम्राज्य कैसे बनाए उन्होंने, उसके कारण क्या रहे, उपनिवेशक, उसके स्वरूप एवं उसके विस्तार व प्रभावों का जो अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे जो उपनिवेशवाद है वो फैला और क्या इसका स्वरूप था। उपनिवेशिक अत्याचारों को दर्शाता एक चित्र। तो जो ये उपनिवेश का टाइम पीरियड था, तो देखो आप किस तरह से इन्होंने बंदी बनाया हुआ है। देखो ये नीचे पड़े हैं और इनके ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, पीट रहे हैं इन लोगों को कोड़े के साथ। देखो इनके हाथ में कोड़े हैं। तो भी उपनिवेश का मतलब होता है एक तरह से किसी दूसरी जगह जा कर के उसको अपना गुलाम बना लेना। तो उस जो गुलाम जो देश बनाएगा उसको हम बोलते हैं उपनिवेश। और जो ये सोच होती है इसको हम बोलते हैं उपनिवेशवाद, यानी कि उपनिवेश बनाने की विचारधारा, ठीक है।
और जो उसको भी अपना गुलाम बना लिया, उसके बाद वहाँ अपना शासन स्टार्ट कर देना, इसी का नाम है साम्राज्यवाद। लगभग सेम चीज़ आपको लग सकती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर ये है, उपनिवेश का मतलब उनको केवल गुलाम बनाना, और साम्राज्य मतलब शासन खुद करने लग जाना, वहाँ की राजनीति भी अपने हाथों में ले लेना, तो इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है भाई? साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियाँ। पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि ये जो साम्राज्यवाद फैला, इसमें किन किन परिस्थितियों ने सहयोग दिया। एक तो यूरोप के देशों में भी औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति होने से उद्योगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लगे, और जब वो उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हुआ तो उसको बेचने के लिए उनको बाज़ार की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण से उन्होंने अफ्रीका और एशिया के देशों को चुना। अतिरिक्त पूंजी, उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया। जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो उन्होंने ये सोचा कि हम दूसरे देशों में जाके वहाँ इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इसके ऊपर कमाएंगे। यातायात और संचार के साधन भी, जैसे जैसे यातायात के संचार के साधन बढ़े, जैसे रेलवे का विकास हुआ, तो इन चीज़ों ने जो उपनिवेशवाद को और आसान बना दिया। ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, तो जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो भी चाहते थे कि हम दूसरे देशों में जा कर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, तो इसके लिए ज़रूरी था कि दूसरे देशों को पहले अपने अधीन बनाया जाए, ताकि वहाँ वो जो है ईसाई धर्म को फैला सकें। उग्र राष्ट्रवाद की भावना, तो एक इनके अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी कि हमारा देश ज़्यादा मजबूत बने, यूरोप के सभी देशों में हमारे देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो, तो इस प्रकार की भावना कारण अब धन कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं से दूसरे देशों से उसको कमा के लाना पड़ेगा। तो इस चीज़ ने भी उपनिवेशवाद को या साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा दिया। सभ्य बनाने का अभियान, जो ये अंग्रेज़ लोग थे ये अपने आप को ये सोचते कि हम सभ्य हैं, जो दूसरे लोग हैं बाकी दुनिया के वो सारे के सारे कहीं ना कहीं असभ्य हैं और हम इनको सभ्य बनाएंगे, तो ये इनकी एक भावना थी। एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ, तो एशिया और अफ्रीका के लोग जो थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। शुरू में इन्होंने अंग्रेज़ों का स्वागत किया और बाद में अंग्रेज़ों ने हमें जो गुलाम बना लिया, तो ये कुछ परिस्थितियाँ थी। अब इसका विकास कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ फैला। एक तो एशिया के अंदर साम्राज्यवाद, एशिया में जैसे भारत था, चीन था, आपका श्रीलंका है, उस समय बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, और ये आपका अफ़गानिस्तान था भाई। तो इस प्रकार की जो उपनिवेश, जो इंग्लैंड ने उपनिवेश बनाए हैं, पुर्तगाल ने अपने उपनिवेश बनाए, हॉलैंड के उपनिवेश थे, हॉलैंड नाम का जो देश है, आपके फ्रांस ने उपनिवेश बनाए। जैसे फ्रांस का तो बाद में हमारे जो पांडिचेरी है ना, वहाँ भी कब्जा था। पांडिचेरी को हमने 1954 में आज़ाद करवाया फ्रांसीसियों से। जर्मनी और रूस इन्होंने उपनिवेश बनाए। चीन में उपनिवेशवाद, चीन को इन्होंने गुलाम बनाया था, तो ये इसके अंदर उपनिवेशवाद फैला। अफ्रीका में साम्राज्यवाद, तो अफ्रीका के जो बहुत सारे देश थे उनको भी इन लोगों ने अपना गुलाम बनाया था। अब बात कर लेते हैं भाई साम्राज्यवाद का भारत पर क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ा। गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना। एक तो हमारी जो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वावलंबी थी, यानी कि हम किसी दूसरे पे निर्भर नहीं थे, वो आत्मनिर्भर थी। गांव के अंदर ही लगभग हर चीज़ का जो है वो काम चल जाता है। जैसे किसी को भी अपने लिए जूते खरीदने हैं तो जूते बनाने वाले के पास चला गया, उसको बदले में अनाज दे दिया और जूते खरीद लिए। लोहे वाले को चाहिए तो उसने उसको अपने औजार बना के दे दिए, बदले में उससे जूते ले लिए। लोहे वाले को अनाज चाहिए तो किसान से अनाज ले लिया और बदले में उसको खेती बाड़ी के औजार बना के दे दिए। तो इस प्रकार स्वावलंबी हमारी व्यवस्था थी, तो वो छिन्न भिन्न हो गई, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई भाई। अंग्रेजों ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, साम्राज्यवाद ने। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, जो हमारे जो घर घर में उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग, उनका पतन हो गया, क्योंकि ये मशीनी युग आ गया था, औद्योगिक क्रांति का युग था। भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन, तो भारत से बहुत सारा धन लूट करके ये लोग बाहर लेके गए। जो दादा भाई नौरोजी की एक बुक भी थी, ये आपका उन्होंने एक सिद्धांत दिया था ड्रेन वेल्थ का, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया था कि धन का निष्कासन, जो ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो ये यही था। उद्योगों का पतन, जो भारत के उद्योग थे उनका इन्होंने पतन कर दिया, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिए। पश्चिमी शिक्षा लागू होना, तो हमारे ऊपर जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 के अंदर जो वहाँ की जो अंग्रेजी पढ़ाई थी वो लागू कर दी गई। निर्यात की अपेक्षा आयात पर दबाव देना, तो ये ज़्यादा निर्यात नहीं करते थे बल्कि अपने देश का सामान यहाँ ला के बेचते थे। भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव,
तो इन चीज़ों का कृषि पे भी दुष्प्रभाव पड़ा, किसानों के ऊपर भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज भारत के किसानों के ऊपर कर इन्होंने जो लगा दिया और कर्जे की मार में भारत के किसान चले गए। और एक था ईसाई धर्म का प्रचार, तो इन्होंने भारत के अंदर ईसाई धर्म का जो प्रचार किया, तो ये भी हमारे ऊपर एक विनाशकारी प्रभाव इस चीज़ का रहा है। अब बात करते हैं उपनिवेशवाद। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे निर्बल और गरीब देशों को अपने अधीन लेकर उनसे आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है भाई? उपनिवेशवाद। कोई शक्तिशाली देश है और गरीब देशों पे जाके कब्जा कर ले, वहाँ से ज़्यादा आर्थिक जो है लाभ उठाए, तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। और इसका मुख्य आधार क्या? वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद मतलब व्यापार। वो यहाँ से कच्चा माल लेके जाएगा, अपने देश में तैयार करेगा, वापस यहाँ ला के बेच देगा, तो यानी व्यापार कर रहा है वो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा रहा है। इस प्रकार की नीति का अनुसरण यूरोप में सामान्यतः 1500 ईस्वी से लेकर 1750 तक इन्होंने यही किया। 19वीं शताब्दी में इस उपनिवेशवाद ने नया रूप धारण कर लिया। अब यह उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद बन गया। तो 1500 से लेकर 1750 तक तो इन्होंने क्या किया था कि केवल ये आर्थिक लाभ उठा रहे थे भाई, आर्थिक लाभ। उपनिवेशवाद क्या हो गया? आर्थिक लाभ। लेकिन उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे उन देशों को अपना गुलाम बना लिया और वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो तब इसको क्या बोलने लगे हम? साम्राज्यवाद। इतिहास में प्रायः 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का जो काल रहा है, इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेश बनाए। जो मुख्य रूप से किसने? यूरोप के लोगों ने। इस काल में उपनिवेशवाद में विश्वास के मुख्य कारण क्या थे? तो उपनिवेशवाद में विश्वास था इन लोगों का, उसके कारण क्या थे? किस सोच के आधार पर वो आगे बढ़ रहे थे? तो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की लालसा, तो ये ज़्यादा लाभ कमाते थे। मातृ देश की शक्ति बढ़ाना, यानी जिस देश से संबंध रखते थे कि हम जितना लाभ कमाएंगे हमारे देश की जो शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे देश के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मातृ देश में सज़ा से बचना, बहुत सारे इनमें से ऐसे थे जिनको वहाँ सज़ा मिली हुई थी और उनको इस शर्त पे छोड़ा गया कि वो दोबारा लौट के अपने देश में जैसे इंग्लैंड या फ्रांस वगैरह में नहीं जाएंगे और वो जिस देश में जा रहे हैं वहीं जाके बस जाएंगे। तो बहुत सारे अंग्रेज हमारे यहाँ बस गए थे और वो अपने देश में जो सज़ा से बच गए। इस प्रकार से स्थानीय लोगों का धर्म बदलवा कर उन्हें उपनिवेशिक धर्म में शामिल करना, तो ये जो भी लोग जिस देश में गए वहाँ के लोगों का इन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपने वाला धर्म, यानी कहें तो ईसाई धर्म जो इन्होंने अपनवा लिया था। सबको ईसाई, भारत के अंदर भी इन्होंने ईसाईकरण काफ़ी किया था। कुछ उपनिवेशी यह भी सोचते थे कि स्थानीय लोगों को ईसाई बनाकर तथा उन्हें सभ्यता का दर्शन कराकर वे उनकी सहायता कर रहे हैं। तो इनका मानना था कि हम आपको सभ्य बना रहे हैं ईसाई बना के, तो इस प्रकार हम आपकी ही सहायता कर रहे हैं। किंतु वास्तविकता में उपनिवेशवाद का अर्थ था आधिपत्य, यानी कि अधिकार कर लेना, विस्थापन, यानी कि जो मूल लोग थे वहाँ के उनको ख़त्म कर देना, हटा देना, एवं मृत्यु, उनको मार देना। या तो फिर उपनिवेशवाद को मातृ देश के साम्राज्य का भाग बना लिया जाता था। तो जैसे हम इंग्लैंड का एक भाग थे, इंग्लैंड का यहाँ शासन चलता था। अतः उपनिवेशवाद का साम्राज्यवाद से जो है घनिष्ठ संबंध है। तो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद लगभग एक जैसी ही चीज़ें हैं। उपनिवेशों की स्थापना के कारण, तो व्यापारिक क्रांति को सफल बनाने में भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो उन्होंने जो भौगोलिक खोजें की, जैसे भारत की खोज कर ली थी इन्होंने, अमेरिका की खोज कर ली, अफ्रीका के कई देशों के इन्होंने रास्ते खोज लिए थे। तो इस चीज़ ने इनके व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग व्यापार करने लगे और ज़्यादा लाभ कमाने लगे, जिसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेश का आरंभ हुआ। स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित किए। यूरोप में उपनिवेशवाद के आरंभ के निम्नलिखित कारण थे। तो यूरोप के अंदर जो उपनिवेशवाद हुआ उसके कुछ कारण इन्होंने दे रखे हैं। पहला है ट्रिपल जी की नीति, गोल्ड, ग्लोरी और गोड। गोल्ड सोना, ग्लोरी मतलब भाई चमक धमक समृद्धि, और गोड मतलब ईश्वर। तो ये ट्रिपल जी, 3 जी की थी, गोल्ड, सोना, ग्लोरी समृद्धि, और गोड यानी भगवान या ईश्वर। तो इस नीति का इन्होंने पालन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, सोना कमाना है और ज़्यादा समृद्ध होना है, और हमारा जो ईश्वर है, गॉड है, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। नहीं कि किसका का प्रचार करना, सीधा सीधा कहें तो ईसाई धर्म का प्रचार हमें करना है। तो ये इनकी नीति थी। भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा किया जाए। तो इन्होंने जो अमेरिका के अंदर गोल्ड रश हुआ था 1849 के अंदर,
तो वहाँ से इन्होंने काफ़ी सोना इकट्ठा किया। स्वर्ण संग्रह की जो प्रतिस्पर्धा की स्थिति यह थी कि समस्त यूरोप में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि, अधिक कीर्ति, यानी जितना ज़्यादा सोना होगा उतनी हम समृद्ध बनेंगे, उतनी हमारा यश फैलेगा। इस चीज़ का इन्होंने नारा बुलंद किया। और अब जो समस्त यूरोपीय राष्ट्रों का मुख्य ध्यान इसी चीज़ पे था कि सोना ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, कीर्ति यानी समृद्धि, और ईश्वर यानी कि क्या हो, हमारे जो ईश्वर है उसका प्रचार हो, गॉड का प्रचार हो, इस पर केंद्रित हो गया। और उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देशों को सोना भी मिला, कीर्ति भी फैली इनकी, और प्रचार भी हुआ भी धर्म का। अतः ट्रिपल जी की जो नीति थी इनकी निस्संदेह उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण अवश्य थी। तो ये तीनों ही चीज़ें इनकी उपनिवेशों की स्थापना से संभव थी। ज़्यादा से ज़्यादा सोना, ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि या कीर्ति, और जो इनके धर्म का प्रचार वो इन चीज़ से हो सकता था। इसके अलावा इनको उपनिवेशों से कच्चे माल की प्राप्ति हो सकती थी। व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की जो स्थापना हुई। यूरोप में इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी, जो इनको कच्चा माल चाहिए वो इनके पास इतना नहीं था। उद्योग यहाँ स्थापित हो गए, तो अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अफ्रीकी एवं एशियाई देशों में अपने उपनिवेशों की स्थापना की। और भारत भी जो है वो एशिया का एक देश ही है, तो यहाँ भी इन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया। निर्मित माल की खपत, भाई देखो इनको उद्योग इन्होंने लगा दिए, उद्योग के लिए इनको कच्चा माल चाहिए, तो उपनिवेश से ला करके ही कच्चा माल और अपने उद्योगों में उसको तैयार करते। अब उसके बाद क्योंकि यूरोप के जो देश हैं वो छोटे छोटे हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, और हर एक देश के अंदर उद्योग स्थापित हो गए थे, तो भी इतने माल की खपत ये कहाँ करते। तो इसलिए उन्होंने वापस जहाँ से कच्चा माल लेके आ रहे थे वहाँ के लोगों को सस्ते दामों में अपना माल बेचना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ के जो देसी उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो उद्योगों की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। क्योंकि इस समय सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति पे चल रहे थे कि हमें आयात कम करना और निर्यात ज़्यादा करना है, किसी दूसरे देश से तैयार चीज़ नहीं खरीदनी है। तो अतः इस निर्मित माल को बेचने के लिए भी इनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, उपनिवेशों की। अतः प्रत्येक उपनिवेश को शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जबरन निर्मित माल की खरीद व कच्चे माल के निर्यात हेतु इन्होंने जबरदस्ती बाध्य किया कि आपको ये बेचना ही पड़ेगा, ये खरीदना ही पड़ेगा। जनसंख्या में वृद्धि, तो भी जनसंख्या के अंदर भी काफ़ी इनकी बढ़ोतरी हो गई थी, जिसके लिए इनके देश हैं जो छोटे हैं, जनसंख्या इनकी ज़्यादा हो गई, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, तो उपनिवेश इन्होंने बनाए। यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। कालांतर में अतिशेष जनसंख्या को बसाने के लिए भी, ताकि हम अपनी जनसंख्या को बाहर के देशों में बसा सकें, तो इसके लिए भी इनको किसकी ज़रूरत पड़ी, उपनिवेशों की स्थापना पर इन्होंने बल दिया। प्रतिकूल जलवायु, इनके यहाँ जो जलवायु थी काफ़ी प्रतिकूल थी, इसलिए भी इनको क्या चाहिए था, उपनिवेशों की जरूरत थी। यूरोप वासियों को व्यापारिक प्रगति एवं नवीन देशों से संपर्क के फलस्वरूप कई नवीन वस्तुओं का भी ज्ञान हुआ, जैसे आलू, तंबाकू, भुट्टा आदि का ज्ञान भी उन्हें पूर्वी देशों के साथ संपर्क से ही हुआ। गरम मसाले, चीनी, कॉफ़ी, चावल आदि के भी वे आदि हो गए। तो ये चीज़ें भी भाई जैसे गरम मसाला है, चीनी, काफ़ी, चावल, इन चीज़ों को भी इन्होंने खाना शुरू कर दिया। आलू था, तंबाकू, भुट्टा या जो मक्की का गुल्ला होता है, भाई ये चीज़ें इन्होंने खाना शुरू कर दी, इनके आदि हो गए। तो प्रतिकूल जलवायु के कारण ये जो सारी चीज़ें थी यूरोप के देशों में उगाना संभव नहीं था। तो अतः यूरोपीय विशेषता अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें ऐसे प्रदेश प्राप्त हो जाएं जहाँ इनकी खेती की जा सके और इनको ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो अतः अनुकूल जलवायु वाले स्थानों में इन्होंने अपने उपनिवेशों की स्थापना की विचारधारा को बल दिया। समृद्धि की लालसा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की, तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेश पुर्तगाल एवं स्पेन ने स्थापित किए। इससे परिणाम स्वरूप उनकी समृद्धि में आशातीत वृद्धि हुई। तो इन्होंने जो शुरू में अपने उपनिवेश स्थापित किए तो धन काफ़ी बढ़ गया था इन देशों में, और इसकी ही देखा देखी जो बाकी के यूरोपीय देश थे उन्होंने भी फिर वो अपने अपने उपनिवेश बनाए। अतः इनकी समृद्धि को देखते हुए समृद्धि की लालसा में अन्य यूरोपीय देश भी उपनिवेश स्थापित करने की ओर अग्रसर हो गए। साम्राज्यवाद, अब देखते हैं साम्राज्यवाद क्या है कि इसमें कितना अंतर है। थोड़ा सा ही अंतर है, बाल भर का अंतर हम कह सकते हैं। जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर और पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है और उसका राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इच्छा और प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद में केवल आर्थिक लाभ की बात थी, वह आर्थिक रूप से ज़्यादा क्या करना, लाभ कमाना। लेकिन साम्राज्यवाद में जो राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक से भी और सांस्कृतिक, तीनों ही रूपों में कब्जा कर लेना, वो क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद।
साम्राज्यवादी देश जिस देश पर अपना अधिकार स्थापित करता है वह देश उस साम्राज्यवादी देश का क्या बन गया भाई, उपनिवेश बन गया। ऐसी अवस्था में साम्राज्यवादी देश शासित देशों की जनता के हितों की उपेक्षा कर, यानी उनको कोई मतलब नहीं है भाई इनको नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, इनके हित किस में है, हित किस में है, तो उनके हितों की उपेक्षा उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने देश के हितों के लिए उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। साम्राज्यवादी देश उपनिवेश के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर शोषण करते हैं, लोग काफ़ी मात्रा में लूटते हैं वहाँ के लोगों को। और 1947 ईस्वी से पूर्व हमारा देश भारत भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो 1947 से पहले की बात करें तो हमारा देश भी उनके अधीन ही था, हम भी एक तरह से अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे और वो हमने अपना साम्राज्य बनाए हुए थे। दूसरे शब्दों में कहें, स्वतंत्रता से पूर्व भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए भाई। 18वीं शताब्दी के लास्ट में जाके, तो मतलब लगभग 1750 के बाद की बात करें तो कई सारे परिवर्तन हुए, तकनीकी परिवर्तन, जिनके परिणाम स्वरूप गृह उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण हाथ की अपेक्षा किससे काम होता था, मशीन से, और घर की अपेक्षा कारखानों में कम की अपेक्षा अधिक उत्पादन, यानी कि हाथ नहीं लगाना, मशीन से उत्पादन होगा, कम उत्पादन नहीं होगा बल्कि ज़्यादा होगा, और वो घर पे नहीं होगा, कारखाने में होगा। तो इस प्रकार की स्थिति हुई। इन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया भाई, औद्योगिक क्रांति, यानी उत्पादन के मामले में जब वृद्धि हुई तो उसी का नाम क्या है, औद्योगिक क्रांति। अनुकूल परिस्थितियों के कारण सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले कहाँ हुई औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में। शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रचार और प्रसार हो गया। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं एशियाई देश जापान भी औद्योगिक देश बन गए। तो भाई 19वीं शताब्दी तक आते आते जो अमेरिका है और जापान एशिया का देश है, अमेरिका महाद्वीप का हो गया। तो ये देश भी औद्योगिक देश बन गए। इन औद्योगिक देशों में विभिन्न वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाने लगा और फलस्वरूप इस अधिक माल को बेचने के लिए नए बाजार खोजना आवश्यक हो गया था। साथ ही इन औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों को चलाने के लिए कच्चे माल की भारी आवश्यकता महसूस होने लगी। तो इन देशों की ये आवश्यकताएं एशिया और अफ्रीका के देशों से पूरी की जाने लगी, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से ये देश पिछड़े हुए थे। तो जैसे भारत था या और जो अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, इथोपिया है, घाना है, सोमालिया है, युगांडा है, तो इस प्रकार के दक्षिण अफ्रीका था। तो ये बहुत सारे देश थे जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो ये लोग यहाँ से क्या करते थे, कच्चे माल को आसानी से प्राप्त कर सकते थे। यूरोप के औद्योगिक देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान ने एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े देशों को अपने अधीन करना आरंभ कर दिया, जिसने साम्राज्यवादी व्यवस्था को जन्म दिया। तो अमेरिका भी अब इस चीज़ में पीछे नहीं रहा, जापान भी नहीं रहा, इन्होंने भी कई सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। साम्राज्यवाद के प्रसार में सहायक परिस्थितियाँ, किन किन परिस्थितियों ने सहयोग किया भाई। ऊपर तो हमने देखा कि उसके जो उपनिवेशवाद की जो धारणा या साम्राज्यवाद की जो धारणा थी, उसके पीछे कारण क्या क्या थे। अब बात करते हैं इसके प्रसार में सहायक परिस्थितियाँ क्या क्या बनी, जो ऊपर हमने जल्दी में हेडिंग से पढ़ रखी हैं, वही वाली है ये। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी। साम्राज्यवादी देशों ने इनका पूरा लाभ उठाया, जो परिस्थितियाँ थी वह उनका लाभ उठा करके और अपने पूरा प्रसार किया साम्राज्यवाद का। साम्राज्यवाद की भावना के विकास के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन सब का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन है कि एक तो जो आपके यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति, तो यूरोप के देशों के अंदर है जो औद्योगिक क्रांति हुई 19वीं शताब्दी में, यूरोपीय देशों में आधुनिक ढंग के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो बहुत सारे परिवर्तन वहाँ आए और लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग थे, उनका स्थान बड़े बड़े कारखानों ने ले लिया, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। और उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल चाहिए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं से लेके आना पड़ेगा। तो इन्होंने उपनिवेश बनाए। लगभग वही वाली बातें हैं जो उपनिवेशवाद में हमने पढ़ ली। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने से फिर उसके बाद जो तैयार वस्तुएं थी उसके लिए मंडियों की ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय देशों के लिए दूरवर्ती स्थानों में अपने उपनिवेश प्राप्त करने अति आवश्यक हो गए। और जो उस उपनिवेश बनाने के लिए फिर उनमें आपस में जो लड़ाइयाँ भी हुई परस्पर, तो परिणाम स्वरूप इन लोगों ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार साम्राज्यवाद की भावना को है जो प्रोत्साहन मिला।
यूरोप के देशों में अतिरिक्त पूंजी, उनके पास पूंजी ज़्यादा हो गई। जब ज़्यादा पैसा होता है तो हम क्या सोचते हैं, उससे और ज़्यादा लाभ कमाएं। तो इस कारण से भी इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें अपने उपनिवेश बनाने हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में अत्यधिक धन इकट्ठा हो गया। उन देशों में बड़े बड़े पूंजीपतियों का एक वर्ग तैयार हो गया। पूंजीपतियों की अतिरिक्त जो पूंजी थी वो कहाँ लगाई जाए, ये प्रश्न उठने लगा कि इस धन का हम क्या करें, इससे और लाभ कैसे कमाएं। तो उनके अपने देशों में ब्याज की दरें कम थी, तो इस चीज़ को देखकर बड़े बड़े पूंजीपति यही समझते थे कि अतिरिक्त धन अपने देश के उपनिवेशों में, रेल है, खान कारखाने आदि में लगाया जाए, ताकि उन्हें पर्याप्त लाभ भी मिले और उनकी पूंजी भी सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार यूरोपीय देशों के पूंजीपतियों ने अपनी सरकारों को उपनिवेश स्थापना के लिए प्रेरित किया कि भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देशों को जो है गुलाम बनाओ, और फिर हम वहाँ पे जो है रेल है, खान है, कारखाने, ये चीज़ें स्थापित करेंगे। अब ये बताओ भाई, रेल लाइन स्टार्ट कर दी, उसमें से किराया आएगा, उससे उनको लाभ होगा। तो इस प्रकार उस धन से और ज़्यादा वो लाभ कमाना उन्होंने शुरू कर दिया। ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, जो ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले थे वो भी ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सके। एशिया और अफ्रीका की जो पिछड़ी जातियों में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यूरोप के ईसाई पादरियों से भी साम्राज्यवाद को भरपूर समर्थन मिला। तो इन्होंने भी अपने शासकों को इस चीज़ के लिए उकसाया कि वे आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाओ और हम वहाँ अपना धर्म फैलाएंगे। पादरी लोग नए उपनिवेशों की स्थापना से बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि उनको ईसाई धर्म को फैलाने का एक नया एरिया मिल जाता था। तो ईसाई पादरियों के लिए साम्राज्य विस्तार, धर्म प्रसार का एक अच्छा साधन था। तो ये भी एक कारण बना। यूरोपियन राष्ट्रवाद की भावना, तो इनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी। वो अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे, और इसके लिए उनको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा धन। और धन कहाँ से कमा सकते थे, वे दूसरे देशों में अपना माल जो है वो बेच के। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई। सभी प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र विश्व की महान शक्ति बनने के इच्छुक थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बने, और वे एक दूसरे से अधिक उपनिवेश प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। तो उपनिवेश प्राप्त करना विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का जो है प्रतीक बन गया। इसलिए यूरोपीय राष्ट्रों के बीच उपनिवेशों के लिए जो है एक तरह की दौड़ चल पड़ी, और यूरोपीय देशों की इस भावना में ने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाना चाहते थे और एक दूसरे से ज़्यादा, तो इस चीज़ से भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। सभ्य बनाने का अभियान, इन लोगों का मानना था कि एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो असभ्य हैं, और हम उनको क्या बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे। यूरोपीय लोग अपने आप को क्या ज़्यादा सभ्य और श्रेष्ठ मानते थे। वे एशिया व अफ्रीका के लोगों को हीन और असभ्य समझते थे। तो यूरोप के देशों के अनुसार केवल उनकी सभ्यता ही विश्व में विकसित सभ्यता थी। उनका मानना था कि केवल हमारी सभ्यता ही दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित है, और हम जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं इनको सभ्यता सिखा के इनको सभ्य बनाएंगे। उन्होंने अपनी अपनी सभ्यता का विकास अविकसित देशों में करना आवश्यक समझा। उनका कहना था कि हीन जातियों को सभ्य बनाना और श्रेष्ठ जातियों तो बनाना किसका कर्तव्य है, श्रेष्ठ जातियों का। वो अपने आप को श्रेष्ठ जाति समझते थे। तो अधिक से अधिक उपनिवेशों को अधीन लाने को वह अपने राष्ट्र के लिए सम्मान का चिन्ह मानते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को हम अपना गुलाम बनाएं, और फिर वहाँ हम अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति को फैलाएं। यातायात और संचार के साधन, इन्होंने भी योगदान दिया। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। तो भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज़ों तथा तार के आविष्कार के परिणाम स्वरूप दूर के देशों पर अधिकार करना और उन पर शासन करना आसान हो गया। एक तो इन्होंने, जैसे टेलीफोन होता है ना, ऐसे एक तार होता है, वही तार की खोज कर ली, और जो है भाप से चलने वाला इंजन बना लिया समुद्री जहाज़ का, जिससे दूसरे देशों में पहुंचने के लिए आसान हो गया था। यद्यपि यातायात के साधनों का विकास बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनका वास्तव में जो प्रारंभ वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही दृष्टिगोचर है वो होता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये चीज़ दृष्टिगोचर हुआ, और इन संसाधनों की सहायता से उपनिवेश विस्तार की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ी। यानी जैसे जैसे यातायात के संचार के साधनों का विकास हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाना इन लोगों के लिए एक आसान कार्य हो गया। अब बात करते हैं एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ। तो उपनिवेश बनाने की जो सबसे ज़्यादा परिस्थितियाँ वो कहाँ संभव थी, एशिया और अफ्रीका के अंदर। एशिया एवं अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ भी यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक सिद्ध हुई। इन देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी। तो औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तो इसलिए यहाँ जो हमारे यहाँ पे वस्तुएं थी वो थोड़ी महंगी थी इनके बजाय, और मशीन की जो वस्तुएं होती हैं वो सस्ती होती हैं भाई। तो एशिया एवं अफ्रीका के कारीगर तथा शिल्पकार यद्यपि उत्तम वस्तुएं तैयार करते थे, परंतु मशीनों की अपेक्षा हाथों से जो तैयार की गई वस्तुएं वो सीमित मात्रा में और महंगी होती थी।
जो यूरोपीय कारखानों में मशीनों से ज़्यादा मात्रा में तैयार की गई सस्ती वस्तुओं के सामने नहीं ठहरती थी। तो कोई भी है भाई वो ये सोचेगा कि मुझे सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, तो इस कारण से इनकी चीज़ें हमारे यहाँ आसानी से बिकने लगी और धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प था, घर में बैठ के कारीगर अपना सामान तैयार करता था, तो उन चीज़ों का धीरे धीरे जो पतन हो गया और एशिया और अफ्रीका के देश उनके गुलाम बनते चले गए। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों ने आधुनिक ढंग के शस्त्र बना लिए, शक्तिशाली सेनाओं का निर्माण किया। इससे उनके लिए एशियाई एवं अफ्रीकी देशों की पिछड़ी व दुर्बल सेनाओं को पराजित कर नियंत्रित करना आसान हो गया। तो एक कारण ये भी बना कि उनके पास आधुनिक ढंग के शस्त्र थे, जैसे गोली थी, बंदूक होगी, आपकी तोप वगैरह, ये इन्होंने बना लिया। और हमारे यहाँ जो उस समय तक भी तलवार भाले ही ज़्यादा मात्रा में थे, तो उनके सामने ठहरना हमारी सेनाओं के लिए आसान काम नहीं था। इसके अतिरिक्त उस समय एशिया और अफ्रीका के देशों की जो शासन व्यवस्था थी वो निर्बल थी, आपस में राजा लड़ते रहते थे, जिसके कारण यूरोप के शक्तिशाली देशों के लिए इन पिछड़े देशों पर अधिकार करना संभव और आसान हो गया। यानी आसानी के साथ इन्होंने जो है एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बना लिया। तो ये आपका लेसन है, इसका आज हम ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको एक पार्ट में और करेंगे, क्योंकि ऐसे तो लेसन है जो आपका लंबा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।